बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। कौन हो सकता है आने वाला, एक आवाज़ सी आई थी अभी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नवंबर 2019 में इलाज की गर्ज से लंदन रवाना हुए थे और उसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर और वक्फे वक्फे से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की खबरें ज़ेर गर्दिश रहीं। कभी कहा गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2023 के पहले महीनों में पाकिस्तान आ जाएंगे। पार्टी लीडर्स की जानिब से ये कहा गया कि वो चंद हफ्तों में पाकिस्तान आ जाएंगे और 3 से 4 मरतबा पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उसकी तरफ से इशारा दिया गया कि कारकुनान बस तैयारी पकड़ें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किसी भी वक्त पाकिस्तान आ सकते हैं और अपने अवाम के बीच में वो आकर फिर इलेक्शन कैंपेन का आगाज करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आएंगे। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने यह बयान दिया है। उनका क्या कहना था, जरा पहले सुन लें। तरीके से 2013 से लेके 18 के दरमियान जो तरक्की पाकिस्तान की सनत, हिरफत और ज़राअत में हो रही थी, अगर वो तसलसल न टूटता 2018 के झुरलू इलेक्शन के नतीजे में, तो आज पाकिस्तान अल्लाह ताला के फज़ल करम से तरक्की के मैदान में बहुत आगे होता। इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। और तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये आपने स्टेटमेंट सुना है, इसकी बड़ी अहमियत है क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन है, जो बड़ा लॉयल वर्कर है, वो भी इस वक्त डिसअपॉइंटेड है। और पाकिस्तान में ड्यू टू इकनॉमिक क्राइसिस और मौशी तौर पर इस वक्त जो लोगों के हालात हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन अवाम में पाया जा रहा है। और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ तो 16 महीने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और पीडीएम की क़यादत करते रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सना मिर्ज़ा साहिबा। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या राय रखते हैं इस मामले पर। सना मिर्ज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको क्या लगता है कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त पाकिस्तान नहीं आए जब उनके भाई वजीर आजम थे, तो क्या अब अक्टूबर में वापस आ सकते हैं? देखिए मेरा ख्याल है कि पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि नवाज शरीफ साहब इससे पहले वापस क्यों नहीं आए। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की जो रुखसती थी वो मिड ऑफ सितंबर में एक्सपेक्टेड थी और अब उनके जाने में महज चंद ही दिन बाकी हैं। तो एक तो सबसे बड़ी रुकावट वो चीफ जस्टिस साहब थे, क्योंकि जो आपको जुडिशरी का इंक्लाइनेशन, चूंकि नून लीग क्लेम करती थी कि बहुत ज़्यादा झुकाव उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है, तो उसकी वजह से भी शायद नवाज शरीफ साहब रिलक्टेंट थे। लेकिन ये बात खुलकर कभी उन्होंने टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं कही, लेकिन निजी महफिलों में वो जरूर इस चीज का शिकवा करते थे। दूसरी बात ये थी कि मेरा ख्याल है कि उस वक्त तक उनके पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फुटिंग नहीं थी जिसका क्रेडिट लेने के लिए नवाज शरीफ साहब वतन वापस आते हैं। अगर आपको 16 माह की हुकूमत पीडीएम की याद हो तो इनके क्रेडिट पे सिवाय इसके कि इन्होंने 9 माह का तवील जो है वो दौरानिया लेकर आईएमएफ का एग्रीमेंट करवाया, इससे ज्यादा बढ़कर कोई अचीवमेंट नहीं है। और जाहिर सी बात है कि इस अचीवमेंट को अचीव करने के लिए भी इनको जो पापड़ बेलने पड़े उसमें कसूरवार ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत को ठहराते हैं। इस एग्रीमेंट के बाद नून लीग ने जो शादियाने बजाए उससे लगता यह था कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हालांकि हमने सिर्फ एक कर्ज लिया था। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से इनको कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फुटिंग चाहिए थी, जो अभी तक नून लीग के पास नहीं है। क्योंकि अगर ये होती तो इनके पास कोई ना कोई बयानिया होता। वोट को इज्जत दो के बाद से हम अब तक देख रहे हैं कि इनके पास कोई ऐसा बयानिया नहीं है जो लेके ये आवाम में उतरे। इसलिए नवाज शरीफ साहब की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। दूसरी चीज हमें ये भी जहन में रखनी चाहिए कि हतमी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या निगोसिएशंस होनी है, किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर इलेक्शंस में सेटलमेंट्स होनी है, किस तरीके से इंतखाब में जाना है, ये चीजें भी कुछ अनक्लियर थी। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार ये बात कर रही थी कि अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे, लेकिन उनके कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि इस स्टांस के ऊपर पीपल्स पार्टी ने बैक फुटिंग ले ली है, क्योंकि उनके मामलात उस हवाले से अच्छे नहीं चल रहे हैं। इसलिए अब कोई चॉइस नहीं बची है कि नून लीग को वो स्पेस दिया जाए जो कि 2017 में था। तो मेरा ख्याल ये है कि वो एक अच्छी फिजा मौजूद ना होने की वजह से भी पाकिस्तान नहीं आ रहे थे। सितंबर में इन एनी केस उनको पहले नहीं आना था, लेकिन जो अक्टूबर की भी डेट है इससे बड़ी हद तक ये चीज डिपेंड करती है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो 30 नवंबर तक की या 31 नवंबर तक की जो डेडलाइन दी गई है डिलिमिटेशंस
के हवाले से उससे पहले पहले कोई डेट अनाउंस कर दी जाए, तो फिर शायद हो सकता है कि 3-3.5 महीने का जो वक्फा है या महीना है, ड्यूरेशन है जो इसकी, इसमें इलेक्शन कैंपेन को लीड करने के लिए नवाज शरीफ साहब आए, क्योंकि जब तक वो खुद मौजूद नहीं होंगे फील्ड में, जो उनका वोटर है, जो नून लीग का जो कारकुन है, वो मोबिलाइज नहीं होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त नून लीग के अंदर बहुत मायूसी है, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी हलके में चले जाएं, वहां पर नून लीग के सपोर्टर्स बहुत बैकफुट पर मौजूद हैं, क्योंकि 16 माह में जो कुछ हुआ उसमें कोई अच्छे फैसले या आवाम दोस्त फैसले नहीं हो सके। इसलिए एक बहुत बड़ा रीजन है कि नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि कोई ना कोई ऐसी चीज हो जो कि आवाम को ऑफर की जा सके। अब यकीनन बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, सबसे पहले वो आके अपने आप को कानून के हवाले करेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे उन तमाम चीजों को लेकर, लेकिन कुछ यकीन दहानियां ऑब्वियसली नून लीग को चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन द रिकॉर्ड ये चीजें कही हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने कही हैं, वो इसीलिए कही हैं क्योंकि जब तक उनको ये ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा कि नवाज शरीफ साहब जेल की सलाखों के पीछे मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं रहेंगे या तवील वक्फे तक, खासतौर पर एक ऐसे टाइम में जब इलेक्शंस होने हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि उस वक्त तक उनकी वापसी मुमकिन नहीं हो सकेगी। लेकिन अभी भी इनके पास अच्छा खासा टाइम है, इसमें मामलात हतमी नतीजे तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद ही मियां साहब की वापसी हो सकेगी, क्योंकि इसको वो एक ग्रैंड रिटर्न कंसिडर करेंगे। ये कोई छोटी मोटी वापसी नहीं होगी, क्योंकि वो आएंगे तो वो ये सोचकर नहीं आएंगे कि वो एक कैदी हैं और वो कैद से राह फरार इख्तियार करके बाहर मुल्क में रह रहे हैं, बल्कि वो ये सोच कर आएंगे कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकाम हुकूमत का खात्मा किया और मुश्किल तरीन वक्त में उन्होंने हुकूमत की बागडोर संभाली और मुश्किल तरीन फैसले किए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो बात की जा रही है कि पाकिस्तान भी G20 ममालिक में होता और पाकिस्तान 2017 में ये होता और वो होता, मेरा ख्याल है कि हमें ख्वाब में से जाग जाना चाहिए। जब 1999 में G20 ऑर्गेनाइजेशन इस सेटअप की बुनियाद पड़ी थी, पाकिस्तान उस वक्त भी इसमें शामिल होने की पोजीशन में नहीं था, एटमी ताकत बन चुका था 1998 में, उसके बावजूद भी हम इतने काबिल नहीं थे कि हम उसमें शामिल हो सकते। उसमें इंडोनेशिया, मेक्सिको और इटली जैसे मुमालिक शामिल हैं जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री कंसिडर होते हैं एक तरह से, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त भी शामिल नहीं था। तो खुदारा आप कम से कम इस रियलिटी को जो है वो तस्लीम करें कि पाकिस्तान की जो तरक्की की रफ्तार है वो स्लो है। मैं ये नहीं कहती कि खराब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है नून लीग में, खराब तरीन रही होगी, लेकिन खराब तर्ज जरूर रही है, क्योंकि अगर हम माशी पॉलिसीज देखें तो नून लीग के दौर में भी रिकॉर्ड कर्जे लिए जाते रहे। 16 माह की इस मुद्दत में जो पीडीएम की हुकूमत थी, जो आखिरी जून का महीना था, इसमें हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे लिए। तो कहने का मकसद मेरा यह है कि ये हुकूमत भी कोई सुरखाब के पर लगाकर नहीं आई थी, इससे भी बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। और ये क्लेम करना, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देना कि हम G20 में शामिल हो जाते और पाकिस्तान चांद पर पहुंच जाता, ये मेरा ख्याल है खाम ख्याली हमें दूर कर लेनी चाहिए, अपनी भी और आवाम की भी। अच्छा मैडम, इसमें एक बात तो बड़ी क्लियर है कि बतौर चीफ मिनिस्टर जितनी रेपुटेशन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की थी, जब वो वजीर आजम बने, पीडीएम की क़यादत करते रहे, तो उसको भी बहुत बड़ा डेंट पहुंचा है। अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का वोटर है, जितना काबिल शहबाज शरीफ साहब को समझता था, अब उनकी राय में तब्दीली आ चुकी है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए, इलेक्शन कैंपेन को लीड करें, तभी मुस्लिम लीग नवाज की भी रेपुटेशन जो है वो बेहतर हो सकती है। गिरफ्तारी के कितने आपको चांसेस दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा है कि उनका मामला अदालतों में है, कानून के मुताबिक ही उनके साथ निपटा जाएगा। तो आपको लगता है कि आएंगे, पहले जेल में जाएंगे, केस उनका चलेगा, फिर वहां से मामला आगे चलेंगे? देखिए, इसमें अब ये है कि क्योंकि ये लीगल एस्पेक्ट्स हैं, तो मैं तो कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो समझ सकी हूं थोड़ा बहुत, उसमें ये है कि जो अमेंडमेंट्स इन्होंने की हैं, बहुत सी, ये अलग बात है कि कुछ अमेंडमेंट्स को पीटीआई चैलेंज भी कर चुकी है, खासतौर पर नैब के हवाले से भी और दीगर मामलात में। लेकिन नून लीग की ये राय है कि जो उनका एक सजा थी, उनकी 3 से 5 साल, गालिबन 3 साल की वो सजा थी, वो अपनी वो मुद्दत कंप्लीट कर चुके हैं, या गालिबन शायद 5 साल की थी वो मुद्दत, वो कंप्लीट कर चुके हैं। और अब उसके बाद वो सजा का उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जो मुस्तकिल नाअहली थी, वो वाली क्लॉज जो इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं, उसके बाद वो खत्म हो गई है। अब वो सिर्फ 5 साल या 3 साल तक महदूद है, गालिबन मुझे इसमें क्लियर याद नहीं है। लेकिन उसके बाद फ्री टू मूव इन पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स में आके एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये नून लीग का अपना ख्याल है। अब वो किस तरीके से कानून को फेस करते हैं, कानून को फेस तो करना पड़ेगा, लेकिन जो उनके ऊपर बंदिश थी कि वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, वो बंदिश बकौल नून लीग के वो खत्म हो चुकी है। दूसरी बात जो भी आप जिक्र कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब ने परफॉर्म नहीं किया, मैं माजरत के साथ इसे थोड़ा सा अदब के साथ डिसएग्री करती हूँ। उसकी रीजन ये है कि शहबाज शरीफ साहब को अगर आप देखें तो वो बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू प्राइम मिनिस्टर या सीएम। उसकी रीजन ये है कि जिस सिचुएशन में उनको हालात में गवर्नमेंट दी गई, फिर उनको जो टीम मिली उसमें कुछ मिक्सचर था, कुछ नवाज शरीफ साहब के लोग थे, कुछ शहबाज शरीफ साहब के अपने लोग थे, लेकिन जिस तरीके से 9 महीने तक आईएमएफ के एग्रीमेंट को रगड़ा लगाया गया,
उसमें पीटीआई का जरूर कसूर होगा, लेकिन जब डार साहब तशरीफ लाए और मिफ्ता साहब जो सही काम कर रहे थे उसके ऊपर उन्होंने पानी फेर दिया, ये कह के कि आई डोंट केयर अबाउट द आईएमएफ और मैं देखूंगा कि एग्रीमेंट कैसे होता है। बाद में नाक से लकीरें तो खिंचवानी पड़ी ना डार साहब को भी और पाकिस्तान को भी। तो मेरा ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो कर सकते थे किया। एक अच्छी मिसाल उन्होंने ये जरूर कायम की कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बिल्डअप किया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एस्टेब्लिशमेंट को उम्मीद थी लेकिन वो नहीं कर सकी। तो मैं इसका क्रेडिट उनको इसलिए दूंगी क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो वर्किंग रिलेशनशिप पिछले कुछ अदवार में हम देखें तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं कर पाए, डॉन लीग्स की सूरत में या मरियम साहिबा के रिजिड बिहेवियर की सूरत में, लेकिन उसके बावजूद भी वो एटमॉस्फेयर वो बिल्डअप नहीं कर सके। जबकि शहबाज शरीफ साहब एक इंतहाई ऐसी शख्सियत है जो कि मोल्डिंग भी है और जो एडजस्टेबल भी है और जो कॉम्प्रोमाइजेस करना जानते हैं। तो अगर एक ऐसे मुल्क में आपको सर्वाइव करना है जहां आपको इदारों को साथ लेके चलना है, तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए चॉइस ज्यादा बेहतर शहबाज शरीफ साहब होंगे। लेकिन क्योंकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि नवाज शरीफ साहब इज द प्राइम लीडर ऑफ मुस्लिम लीग नून, तो उनको फ्रंट पर जरूर रखा जाएगा। लेकिन इसमें भी कोई बईदस कयास नहीं है कि आखिरी मोमेंट पे हो सकता है कि वो वॉलंटरीली अपने आप को विथड्रॉ कर दे और वो कह दे कि जी मेरे बजाय कोई और कैंडिडेट होगा, क्योंकि वो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो इस मरतबा भी प्राइम मिनिस्टर हों, लेकिन कम अज कम इंतखाबी मुहिम को लीड करने तक के लिए वोटर और नून लीग के कारकुन के सामने उन्होंने ये बयानिया रखा है कि वो ही लीड भी करेंगे और वही कैंडिडेट भी होंगे। लेकिन मुस्तकबिल में हो सकता है इसमें कोई तब्दीली भी आ जाए। ठीक है, सेनेटर गौस न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। सेनेटर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अब तो अवाम साफ ये पूछते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज या तो इक़्तिदार में होते हैं या लंदन में होते हैं, और अगर ना इक़्तिदार और लंदन में होते हैं तो फिर वो या किसी केस में होते हैं या जेल में होते हैं। अब 2019 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन गए और ताहाल वापस नहीं आए। मुतअद्दिद मरतबा तारीख दी गई कि वापस आ रहे हैं, उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। अब शहबाज शरीफ साहब जो कि सदर है पार्टी के, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है, आपको लगता है कि अब इस पर पूरा उतरेंगे और वो तैयारी कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अब उनकी वापसी की? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, इंशाल्लाह पुरतपाक इस्तकबाल होगा। बाकी जिस तरह मियाँ साहब को सजा दी गई है या दी गई थी, तो उसमें तो जिन जजेस ने सजा दी थी, बाद में उन्होंने खुद इस बात पे पशेमानी का इज़हार किया कि हमसे ज़बरदस्ती ये फैसले कराए गए। तो सारी चीज़ें अवाम के सामने हैं। मियाँ साहब को तो नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ी। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जिस पनामा लीक्स पे मियाँ साहब को सजा हुई उसमें 400 बंदे थे या 440 थे, तो सिर्फ मियाँ साहब के सिवा और किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मियाँ साहब को तो सजा देने के लिए एक बहाने तलाश किए गए। इसके बावजूद उन्होंने कानून समझा, कानून का सामना किया, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। इसके बावजूद वो पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान उनका मुल्क है और पाकिस्तान उनका सब कुछ है। वो पाकिस्तान आने को तो बेताब है। लेकिन हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है, जो हमारी है, वो वो जब परमिशन देगी और अब शहबाज साहब ने ऐलान किया है कि किसको आएंगे, तो इंशाल्लाह वो आएंगे। और इसमें किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि मियाँ साहब ही आएंगे और मुल्क को इंशाल्लाह इलेक्शन मुहिम चलाएंगे और मुल्क की बागडोर संभालेंगे। उसके सिवा कोई चारा नहीं। पूरी कौम के पास तो नहीं है, कौम ने सबको देख रही है। सर, अभी कुछ देर पहले तक तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी एक मरतबा ये खबर आई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आ रहे हैं, लेकिन नहीं आए। अब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये आया स्टेटमेंट, क्या तब्दीली आई है इन चंद महीनों में? जिस तरह से सना मिर्जा साहबा ने इशारा किया कि तब्दीली अगर चीफ जस्टिस की हो तो शायद इस हवाले से भी अब उनको लगता है कि मामलात आसान होंगे। नहीं, असल बात यह है कि जब मियाँ साहब पहले इलेक्शन जो था वो 90 डेज में हो रहे थे, ये जब इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस किया कि इलेक्शन हम तो नई हल्का बंदियां करके फिर इलेक्शन कराएंगे, तो फिर मियाँ साहब ने प्रोग्राम थोड़ा लंबा कर दिया। उसकी बल्कि हमने हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला किया कि मियाँ साहब थोड़ा लेट हैं। अक्सर जो है कि जो ही वो आए तो हमारी स्ट्रेटजी है तो हम उनको लाखों की तादाद में इस्तकबाल करेंगे और फिर वहीं से हमारी इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये स्ट्रेटजी थी, इसलिए हमने थोड़ा लेट किया। अगर इलेक्शन कमीशन 90 डेज में कराते तो मियाँ साहब को जो 15 सितंबर की डेट थी वो कंफर्म थी। अब उनकी इस चूँकि हल्का बंदियों का मसला लेट हो गया, हम भी चाहते हैं मियाँ साहब ज़रा लेट आए। और बाकी जो चीफ जस्टिस की तब्दीली है, ज़ाहिर है जिस तरह आप मोहम्मद बंदयाल ने एक पार्टी की साइड ली है और सबके सामने है, और जिस तरह मियाँ साहब को सजा दी है,
आप देखें ना, एक जस्टिस उमरता बंदयाल ने, हम अदली का एहतराम करते हैं, उन्होंने क्या किया कि एक मुजरिम को, एक मुलजिम को जो कि नैब की उसमें था और उस पे अपना उस पे इल्ज़ाम था और वो जुडिशल रिमांड पे था, और पाकिस्तान की तारीख पहली दफ़ा हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा बात हुई है कि उसको सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट का मेहमान डिक्लेयर किया गया। मतलब इससे बड़ी, आप कहते हैं कि इंसाफ इंसाफ, मीर साहब क्यों नहीं आते, जब मीर साहब लंदन में हुई उनको भगोड़ा कहता है, कुछ कहता है, आप सब सारी चीज़ें आपके सामने है, माशाल्लाह आप सियाने बंदे हैं। तो जिस तरह तो वो फिर उनको बुलाया गया, फिर रात उनको कहा गया कि उसकी फैमिली भी रेस्ट हाउस में रह सकती है। तो उसके तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ मीर साहब हैं कि उनको सजा दी गई और फिर जेल में जो किए गया। आज बात होती है कि जी प्रोपेगेंडे होते हैं कि देखो जी खान साहब जो है अटक जेल में है, तो वो उसको बाथरूम जो है वो छोटा है और वो ओपन बाथरूम है। तो क्या मरीम नवाज किसी की बेटी नहीं थी? मरीम नवाज खातून थी, उनको भी ऐसे ही दिया गया, ऐसे ही बाथरूम दिए गए और कपड़ा आगे लगा हुआ था बाथरूम का, वही दिया गया ना। तो आप ये क्यों चीखते हैं? इसको नहीं चीखना चाहिए, आप फेस करना चाहिए। जिस पे ये बगले बजाया करते थे और अमेरिका जाकर जो नारे लगाते थे कि जी मैं जाकर फलां के एसी बंद कर दूंगा, उसको ये कर दूंगा, अब अपने वो क्यों, उसका वकील बार बार कहता है कि बी एक क्लास दो, हमें एक क्लास दो, और एक क्लास की सोचते हैं वो ले रहा है सारा, ऐसे शोर शराबा कर रहा है। आप देखे रिपोर्ट चमक रहेगी उसको मुर्गे मुसल्लम और सर किधर ए क्लास ले रहे हैं? वो रिपोर्ट की उनके वकील ने तरदीद कर दिया, दिन को उनके मक्खियां हैं, वकील रात तो को मच्छर है, पानी उनके बारिश का नीचे गिर रहा है। देखो वो वकील उनके हैं, उनके वकील ने तो यही कहना है, उसकी वकालत करनी है, उनकी वकालत करनी है। असल में जो हकायक, जो एक जिम्मेदार, देखो ना, एक बंदे ने अगर रिपोर्ट जमा कराई है, हुकूमती बंदे ने जमा कराई रिपोर्ट, अगर वो गलत रिपोर्ट दे तो फिर चीफ जस्टिस साहब चेक भी कर सकते थे कि जी उस पे ये मैं खुद चेक करना चाहता हूँ, उसको मिलता है नहीं मिलता है, सब कुछ है। अच्छा सेनेटर साहब, आज जो इजलास हुआ है उसमें जाहिर है कि इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर किया गया है, इलेक्शन कैंपेन किस तरह से चलानी है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ आएंगे, लाहौर में उनको इस्तकबालिया दिया जाएगा, मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में फिर रैलियों का इनकाद होगा, फ़कीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल होगा। जो 16 महीने पीडीएम ने अवाम के साथ किया है या उनसे हो गया है, किस तरह से नवाज शरीफ जस्टिफाई करेंगे? अब आपके पास क्या एजेंडा है इस हवाले से सर? क्या हिकमत अमली होगी नून लीग की? अब देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हमारा जो नजरियाती वोट है ना जी, वो तो उसी तरह खड़ा है और बिल्कुल एक इंच भी नीचे नहीं आला। और जाहिर है अब जो दूसरे 10-15% वोट जो फ्लोटिंग वोट होता है, जो कि कोई महंगाई का फैक्टर, कोई दूसरी चीजें देखकर फैसला करता है, वो मुतज़ब्ज़ब है। अब एक चीज जो इमरान खान का प्रोपेगेंडा था कि जी महंगाई महंगाई महंगाई, नो डाउट बिल्कुल महंगाई हुई है, लेकिन महंगाई को, जिस इकॉनमी को हमने मैनेज किया है, और कोई मैनेज कर सकता है सर? कोई भी नहीं कर सकता। इमरान खान ने तो पूरी अपनी जो वजारत खजाना IMF के हवाले कर दी थी, और प्रैक्टिकली यहाँ आपने किस तरह मैनेज किया है? हमने उसको मैनेज किया। देखो हमने अपनी शराइत से IMF से वादा किया है, अक्टूबर से लेकर मई जून तक उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। 8-9 महीने हमने अपने वसाइल से और अपने जो हमारी जो लायबिलिटीज थी, हमने जो किस्तें थी, कर्ज किस्तें थी, IMF की ये दूसरी थी, सबको हमने वापस किया और हम डिफॉल्ट नहीं हुए। तो मेरे ख्याल में और क्या चाहिए, हमने फिर 80 अरब रुपए का आवाम को आटा दिया ताकि बेचारा जो भूख तंग है इसको खत्म किया जाए। तो ये हमने जितना हमसे हो सकता है मैनेज किया है, और इंशाल्लाह हम फिर भी करेंगे। और ये बात एक जेब में रखें कि मुस्लिम लीग वो वाहिद जमात है कि मुल्क को आगे ले जा सकती है। अच्छा ठीक है जी। सना मिर्जा साहिबा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी बड़ा हम बयान है, कहते हैं इलेक्शन 90 नहीं तो 100 नहीं तो मैक्सिमम 120 दिन में ज़रूर होंगे, इस सियासी बहरान से मुल्क को निकालना है वगैरह वगैरह। आपको लगता नहीं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में अब इख्तलाफात इलेक्शंस के मामले पर भी खुलकर सामने आ चुके हैं? मुस्लिम लीग नून ये किसी ना किसी तरीके से डिले चाहती है, कुछ टाइम चाहती है, जबकि पीपल्स पार्टी फौरी तौर पर इलेक्शंस का PTI के साथ खड़े होकर मुतालबा कर रही है। मिस पहले तो गौस बख्श न्याजी साहब को मेरा बहुत सलाम, इनसे बड़ा एक अदब और एहतराम का ताल्लुक है।
लेकिन इनके अदब के साथ मुझे अपनी आवाज वापस सुनाई दे रही है, अगर इसको आप फिक्स कर सके। देखिए, जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, मेरा ख्याल है कि अगर हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पर देखें ना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी पॉलिटिक्स कर रही है। वो पीडीएम का हिस्सा भी रही, लेकिन वो ये भी कहती रही कि जी हम तो पीडीएम के इत्तेहाद में शामिल नहीं है। हालांकि पीडीएम की बुनियाद जो है वो पीपल्स पार्टी ने ही रखी थी, लेकिन बनाने के बाद वो उससे साइड पर हो गए। उसके बाद वो उस इत्तेहाद का हिस्सा भी रहे, 16 माह उन्होंने हुकूमत भी इंजॉय की, मिनिस्ट्रीज भी रही, फॉरेन ऑफिस भी उनके पास रहा, दीगर वजारतें भी रही, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है वो ये कहा कि हम तो इस इत्तेहाद में उस तरह थे ही नहीं जिस तरह होना चाहिए था। सीसीआई की जो कमेटी का इजलास हुआ, उसमें उन्होंने मर्दमशुमारी को डीनोटिफाई करने में अपना डिसीजन दिया, अपना वोट दिया, लेकिन वो कहते जी हमसे तो पूछा ही नहीं गया, हमसे तो कोई और बात डिस्कस हुई। मतलब इस किस्म के मासूमाना जवाबात उनके होते हैं कि इंसान सोचता है कि वो किस किस्म की सियासत कर रहे हैं। फिर ये कि दूसरी चीज आप ये देखिए कि जरदारी साहब का जो तर्ज सियासत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन जब इस गवर्नमेंट के 16 माह के टेन्योर खत्म हो रहा था, उसके बाद आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस चेंज हो गया। सबसे पहले ये हुआ कि जैसे ही हुकूमत का खात्मा हुआ, उन्होंने कहा जी आईनी तौर पर 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। भाई ये बात आपको पहले क्यों नहीं याद थी जब आप हुकूमत में थे? आपने 3 महीने का वक्त उस वक्त नहीं नोटिफाई करवाया जब उस वक्त पंजाब और केपीके में जो निगरां सेटअप है वो 3 महीने की डेडलाइन कब की क्रॉस कर चुका है। आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा? उन्होंने कहा जी हम तो कहते थे। अरे भाई, अगर आप कहते थे और आपके तहफुजात थे तो आपको हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए था, लेकिन आप माने कि आप मसलिहत पसंदी का शिकार थे। अगर आप मसलिहत पसंदी का शिकार ना होते तो आप पीडीएम की हुकूमत के हिस्से और उसकी छतरी के नीचे नहीं रहते। लेकिन जैसे ही हुकूमत का खात्मा हुआ, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी ये तो आईनी तौर पर 3 महीने का वक्त है। तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको याद होगा कि सैलाब मुतासरीन जो थे, उनके ऊपर जब एक मरतबा हुकूमत में रहते हुए उन्होंने तनकीद की थी और बिलावल साहब ने कहा था कि जी हम इत्तेहाद से निकल जाएंगे अगर उनकी इमदाद नहीं की गई। तो उसी वक्त से समझने वाले समझ गए थे कि पीपल्स पार्टी अब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत के खात्मे की जाने बढ़ रही है और अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको चेंज कर रही है, नैरेटिव को चेंज कर रही है। और अब पिछले चंद रोज में जो बिलावल साहब पहले ये कह रहे हैं कि जी सियासी जमातें डर गई हैं, आज ये कह रहे हैं कि हर जमात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो वो एक ही वक्त में दो जमातों को, दो चीजों को निशाना बना रहे हैं। एक मुस्लिम लीग नून को निशाना बना रहे हैं और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट को भी मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से भरपूर कोशिश हुई कि नेक्स्ट सेटअप में जो मेजोरिटी है या बड़ा स्टेक है, पीस ऑफ केक है, वो पीपल्स पार्टी के पास आए। लेकिन खबरें ये हैं कि शायद वो केक उनके पास नहीं आ सकेगा, उसके लिए अल्टीमेटली नून लीग के पास ही जाना पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट को भी। तो इसलिए शायद पीपल्स पार्टी अपने ओपोनेंट के तौर पर अपने आप को अपोजिशन में बैठता हुआ महसूस कर रही है और वही रुख इख्तियार कर रही है। दूसरा नैरेटिव इसमें यह हो सकता है कि हो सकता है ये गुड कॉप और बैड कॉप वाली पॉलिटिक्स हो जो कि पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब और बिलावल साहब कर रहे हो, एक हार्ड हिटिंग हो और एक सॉफ्टली डील कर रही हो, ज्यादा निगोशिएटिंग पॉलिटिक्स कर रहे हो। तो मेरा ख्याल ये है कि वो अपने तौर पर अपने कार्ड सबसे अच्छे प्ले कर रहे हैं। इसमें लॉस की सिचुएशन नून लीग की थी, लेकिन असल लॉस उस वक्त साबित होगा जब इलेक्शन में भी नून लीग को मार पड़े, क्योंकि जो नई जमातें हैं और वो जो एक जमात जिसके ऊपर कतगन मौजूद है, अगर वो कामयाब नहीं हो सकी या उसको स्पेस नहीं दिया गया, तो फिर यकीनन कोई और ऑप्शन नहीं होगा अदर देन मुस्लिम लीग नून। ठीक है सेनेटर साहब, आप तो पिछले प्रोग्राम में ये फरमा रहे थे कि हम अब भी अगर इख्तिदार में आए तो पीपल्स पार्टी के साथ ही आएंगे, लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी तो अब खुल के मुखालफत में आ चुके हैं सर नून लीग की। देखिए जी, मैंने ये कहा था कि अगर हमें 2/3 मेजॉरिटी मिल गई, फिर भी जितनी जमातें होंगी हम सबको साथ लेके चलेंगे। ये हमारा, क्योंकि हमारा ये जिस तरह मुल्क के हालात है, मुल्क के मुआशी हालात हैं, या बाकी दूसरे जिस तरह हमारे बॉर्डर्स पे जिस तरह शोरश चल रही है और जिस तरह दहशत गर्दों ने जिस तरह हमला हो रहा है, ये सब तब तक हम एक पेज पे नहीं होंगे तो उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। आपको याद होगा कि 2014 में जब ये इमरान खान साहब ने धरना दिया था तो उस वक्त भी एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था आर्मी स्कूल का, उसमें 150 बच्चे शहीद हुए थे। तो उस वक्त भी मियाँ साहब ने हिम्मत की और मियाँ साहब ने सबको एक टेबल में बैठा के एक लाएमल बनाया, उस लाएमल बना के फिर ज़रब अज़ब के नाम की मुहिम शुरू की गई और फिर दहशतगर्दों का मुकाबला किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल पाकिस्तान ये दहशतगर्दी से बेपाक हो गया था। तो हमारा तो ये भी है कि हम ये चाहे मईशत है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे दहशतगर्दी है, जब तक हम हमारे तमाम सियासी पार्टियां, हमारे स्टेक होल्डर्स एक टेबल पर नहीं बैठेंगे, ये मसले हल होने वाले नहीं है। और हमने ये करके दिखाया कि 12-13 पार्टियां मिलकर हमने हुकूमत 16 माह की है। अगरचे हमने कई बार अपने नजरियात की कुर्बानी भी देनी पड़ी है, लेकिन मुल्क पहले है, रियासत पहले है, सियासत बाद में है। तो हमने इस असूल पे तमाम हमने चल के दिखाया है
कि हम सबको साथ लेके चल सकते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अवाम ने, कि पाकिस्तान के अवाम ने हमें मौका दिया तो हम सारे इकट्ठे इंशाल्लाह हम सबको साथ लेके चलेंगे। इसलिए पीपल्स पार्टी के बगैर भी अगर हम पोजीशन में की हुकूमत बना सकें तो फिर भी हम जो है इसको जो है ना इनको साथ लेके चलेंगे, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे जेयू हो, चाहे जमात इस्लामी हो, जो भी सियासी पार्टी हो, एएनपी हो, हम सबको साथ लेके चलेंगे। ठीक है सना मिर्जा साहब, मैं आपसे लास्ट कमेंट ये लेना चाहूंगा कि जिस तरह से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कुछ इकदाम उठाए स्टॉकर्स के खिलाफ, करप्शन करने वाले हजरात के खिलाफ और डॉलर रखने वालों के खिलाफ, अब कुछ बेहतरी आ रही है इकोनॉमी में। डॉलर भी जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, वैसे तो अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन गुज़श्ता 20-25 दिनों के हिसाब से डॉलर अभी निचली सतह पर आ चुका है। आपको लगता है कि इस तरह के इकदाम अगर चलते रहे तो इकोनॉमी मजीद बेहतर होगी पाकिस्तान की? एक बहुत बड़ा अलमिया है ना कि आप सोचें कि हमारे आर्मी चीफ को इंटरवीन करना पड़ा है, हमारी सियासी जमातें कोशिशों के बावजूद भी उस तरह कामयाब नहीं होती। फिर हम अपना कंपैरिजन जब भारत से करते हैं, G20 ममालिक के ग्रुप से करते हैं, तो हमें अपने गिरबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। ये आलम है सियासी जमातों की परसेप्शन का और उनकी प्रेस्टीज का कि उनके ऊपर ना तो इदारे एतमाद करते हैं, ना दोस्त ममालिक एतमाद करते हैं, ना बैनुल अक़वामी जो मालियाती फंड की बैंक्स हैं, जो इदारे हैं, वो उनके ऊपर किसी किस्म का कोई ट्रस्ट करते हैं। आर्मी चीफ बाहर तो दूर की बात है, मुझे ये भी कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जो अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे भी आर्मी चीफ को मिलना पड़ा है। जब आर्मी चीफ ताजिर कम्युनिटी से मिल रहे थे कराची में भी और उसके बाद फिर लाहौर में भी, तो मैं इंतजार कर रही थी कि उस ग्रुप में, उस वफूद में कोई हुकूमत की भी नुमाइंदगी हो जो कि इस चीज को एड्रेस कर सके और उसके अंदर अपनी एफर्मेशन दे सके कि जी हम भी इसमें शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि जो ट्रस्ट लेवल है वो खत्म हो चुका है हुकूमतों के ऊपर से, सियासी जमातों के ऊपर से। हमें सबसे पहले सियासी जमातों को भी और आइंदा आने वाली हुकूमतों को इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे नून लीग रही हो, चाहे पीटीआई रही हो, चाहे पीपल्स पार्टी, में किसी एक को तफरीक नहीं करती किसी एक पर, लेकिन इनको सबसे पहले एक दूसरे से निब्रद आजमा होने से पहले इनको माशी चैलेंजेस के ऊपर काम करने की जरूरत है। जहां तक आपने डॉलर की बात की है, ये बात अब नविश्ता दीवार है कि डॉलर की एक्चुअल प्राइस 300 थी ही नहीं। जो हम बात कर रहे थे कि जी पेट्रोल 300 से ऊपर जाएगा, पेट्रोल जो डॉलर है उसकी कीमत तो 325 330 से ऊपर है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ऐसा नहीं है। जब रोजाना की बुनियाद के ऊपर करोड़ों की तादाद में डॉलर्स आपके अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं और वो अपनी करेंसी को आपकी इंजेक्शन से सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आप खुद कहां खड़े हैं? आज ये साबित हो गया कि चीनी, गंदम और दीगर जो चीजें हैं वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर अफगानिस्तान स्मगल हो रही हैं। ईरान से मल्टीपल आइटम्स जो है वो स्मगल होकर पाकिस्तान आ रहे हैं और उसमें कौन मुलव्वस है? आपके सूबाई सतह के सरकारी एहलकार मुलव्वस है। मैं इंतजार कर रही हूँ इस चीज का कि उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। अगर ये जो भी कुछ हो रहा है, अगर ये देरपा है, तो यकीनन इसके फवाइद होंगे। आज नहीं तो कल हम बेहतर इकोनॉमिक पोजीशन में होंगे, लेकिन असल चीज यह है कि आपकी इंटेंशन क्या है और दूसरा आपकी पॉलिसीज लॉन्ग टर्म होने की जरूरत है। जो इस वक्त मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट ये होगी कि इन पॉलिसीज को हम आगे तक लेके चलें। ठीक है, सीनियर तज्जियाकार और एंकर सना मिर्जा साहबा साथ मौजूद, गौस न्याजी मुस्लिम लीग नवाज से प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने पर पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों का मौक़िफ़ मुसलसल तब्दीली का शिकार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज वाजे किया है कि अगर इंतखाबात 90 रोज के अंदर नहीं होते तो फिर 100 या ज्यादा से ज्यादा 120 रोज के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने इशारा दिया कि हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। और मुस्लिम लीग नवाज जिस तरह से जब प्राइम मिनिस्टर से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने इशारा दिया कि नई हल्काबंदियों के तहत इंतखाबात होंगे। कुछ पार्टी रहनुमाओं ने, जिसमें साबिक वजीर दाखिला शामिल हैं, कहा कि इस साल तो इलेक्शंस नज़र नहीं आ रहे, अगले साल अगर हो जाएं इलेक्शंस तो बेहतर है। तज्जियाकार रिजवान रज़ी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप क्या देख रहे हैं, मुसलसल जो सियासी जमातें हैं उनका मौक़िफ़ तब्दील हो रहा है इलेक्शंस को लेकर। अब जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या ये शिकवा पीपल्स पार्टी का बनता है? ये तो अगर पीटीआई कहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, हमें इलेक्शन कैंपेन करने दी जाए, तो समझ आती है बात। आप क्या समझते हैं? देखिए, सियासत कर रहे हैं तमाम सियासतदान और सियासत करना उनका काम है। पीपल्स पार्टी जो है उसने हुकूमत में बैठ के जो है वो
मर्दमशुमारी जो थी उसको अप्रूव किया और नई हल्का बंदियों के लिए वोट दिया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठ के, जिसका मतलब था कि इलेक्शन 3 माह के अंदर नहीं हो पाएंगे। और बाहर निकल के उन्होंने शोर मचा दिया कि जनाब हमारे साथ धोखा हो गया और हमने तो वहां पे इसलिए हमायत नहीं की थी और इसलिए की थी। तो बहरहाल वो जो है वो अपनी सियासत कर रहे हैं और वो अपने बयानिए को पीटीआई के नजदीक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। मैं समझता हूं कि उनका ये हक है कि वो इस तरह की सियासत करें और मुस्तकबिल की जो सफबंदियां हैं उनके अंदर जो है वो अपनी तरजीहात को तय करें और जो जिस सूबे में उनकी हुकूमत 15 साल से चली आ रही है वो उसमें अपनी हुकूमत को बचाएं। लेकिन ये है कि अवाम का हादसा इतना भी कमजोर नहीं है, अपना अवाम का जो है वो हादसा इतना भी कमजोर नहीं है कि वो इतनी जल्दी भूल जाएं कि अभी कल ही तो आपने इन तमाम इकदामात के लिए वोट किया था और आज आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ये मुतालबा फरमा रहे हैं कि उनके कैंडिडेट को केपी के अंदर इलेक्शन कैंपेन करने की इजाजत नहीं दी जा रही है और टीटीपी हमले कर रही है। अब इसमें हकीकत भी है, उनके बहुत सारे लोगों के ऊपर हमले हुए हैं, खासतौर पे फाटा के अंदर जो जेयूआई के लोग जो थे वो टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर अगर सब मजे में हैं और सब खसारे में हैं तो फिर मेरा मतलब है मुनाफे में कौन है। ठीक है, तो सर देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड क्या पीपल्स पार्टी को भी नहीं मिलती हुई नजर आ रही इलेक्शंस में, जिसकी तरफ इशारा किया बिलावल भुट्टो ने? देखिए मजलूमियत का कार्ड है जो तीनों पार्टियां जो बड़ी हैं वो खेलने की कोशिश कर रही हैं और अब आज उनमें जेयूआई भी शामिल हो गई है। पहले पीटीआई को ले लेते हैं। पीटीआई कहते देखिए जी कितना जुल्म हुआ, हमारी हुकूमत तोड़ दी गई, हमारे कायद को जेल में रखा गया हुआ है और आप मजलूमियत की बुनियाद के ऊपर हमें वोट दीजिए। पीपल्स पार्टी जो है वो अभी तक शोहदा उठा के नहीं लाई, लेकिन वो हर इलेक्शन के अंदर अपने शोहदा की नुमाइश किया करती है कि देखें बिलावल के नाना ने क्या कुर्बानी दी और उनकी वालदा ने क्या कुर्बानी दी और हम मजलूम हैं और इसलिए हमें वोट दीजिए। और पीएमएलएन कहती है कि देखें हमारे कायद के साथ कितना जुल्म हुआ, उसको उतार के जेल में डाला गया और फिर उसको जिलावतन कर दिया गया और अब कायद वापस आ रहा है और उसको दीजिए। मेरा ख्याल ये है कि इन तमाम पार्टियों के पास, और जेयूआई ने भी शिरकत कर ली कि देखें हमारे लोग टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे हैं, ये चारों पार्टियां आपस में मजलूमियत का कार्ड एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर रही हैं और मजलूमियत खेलने की कोशिश कर रही हैं। और इसकी वाहिद वजह यह है कि परफॉर्मेंस वाला खाना खा लिया, तमाम का परफॉर्मेंस वाला हाल है। और पीएमएलएन भी जो अपनी पिछले दौरे हुकूमत की परफॉर्मेंस है वो निकाल के लाती है, ये वरना तो 15 दिन के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने सारा कुछ साफ दिया ना भाई। तो इसलिए जो है परफॉर्मेंस का खाना चूंकि सबका खाली है, इसलिए मजलूमियत कार्ड खेलने की कोशिश हो रही। ठीक है, तैमूर तालपुर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। सर आपके वक्त का शुक्रिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 120 रोज के अंदर मैक्सिमम इलेक्शंस हो जाने चाहिए, असूली तौर पर तो 90 रोज के अंदर होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जिस तरह से रिजवान रजी साहब फरमा रहे हैं कि मजलूमियत कार्ड खेला जा रहा है और पीटीआई के साथ इस वक्त वही मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था पीपल्स पार्टी की जानिब से। आपने पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा था कि नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शंस होने चाहिए, तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि 90 रोज के अंदर हों? मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे भाई ये क्या बात कर रहे हैं और कौन सी मजलूमत कार्ड की बात कर रहे हैं। कौन सी मजलूमत? क्या भुट्टो साहब को फॉरेन प्रेशर्स के अंदर आके फांसी पे नहीं लटकाया गया? क्या शहीद मोहतरमा भुट्टो का मर्डर इसलिए नहीं किया गया कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे जा सकता था? तो ये बातें अच्छी नहीं लगती, मेरे से ना ही किसी को पसंद आएगी। जहां तक बात है आपकी सीसीआई की, तो सीसीआई में जब हमने बात की थी, जब उन्होंने बात की थी, तो हमने पहले कह दिया था कि अगर ऐसी कोई बात आई तो वी विल एब्सटेन फ्रॉम गोइंग टू सीसीआई। पर हमें कमिटमेंट्स की गई, हमें ये बताया गया कि अगर हम सेंसस कबूल करते हैं तो डीलिमिटेशन नहीं होंगी, लिहाजा 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। और जिन्होंने हमसे ये वादे किए, आज जब हम उनसे बात करते हैं अपनी कमिटमेंट पूरी करने की, तो हमें कहते हैं कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू करें। तो ये एक विश्वासघात कह सकते हैं आप, एक ज्यादती कह सकते हैं आप, एक मिस कमिटमेंट कह सकते हैं आप, जिसके बाद सारी पार्टीज ने एग्री किया था कि ठीक है अगर डिले नहीं होता, अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होता है तो हम इसके साथ जा सकते हैं, हम उसको कबूल कर लेते हैं। पसंद आते हुए या ना पसंद आते हुए हमने इस चीज को कबूल किया। और उसके अलावा एक चीज बड़ी क्लियर ऑन द वॉल्स लिखी हुई थी कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 दिन से डिले इलेक्शन नहीं हो सकता। तो हमें नहीं था अंदाजा कि इस किस्म की कोई
कोई चीज इनके माइंड में है, कोई डिले करने का कोई इनके ख्यालात हैं, पर हमने फिर भी ग्रेस दिखाया। और आई एम क्वाइट हैप्पी कि इलेक्शन कमीशन ने भी ये कबूल की बात, सर, ये विश्वासघात का ये जिसका बात आपने कबूल जिक्र की किया, कि ये हाँ किसने किया? हमारी आजाद बात नून सही लीग है ने और किया, पाकिस्तान कि इलेक्शन कमीशन ने किया? सर, मैं समझता हूँ ये नून लीग के साथ भी ये कहा गया था, उनके साथ भी ये कमिटमेंट की गई थी, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस बात का भरोसा करके और हमें भी ये गारंटी दी कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि 90 दिन के अंदर हम कराने में कामयाब हो जाएंगे, डिले नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ उनके साथ भी शायद धोखा हुआ है और हमारे साथ भी धोखा हुआ है। पर खुशहाइन बात यह है कि अब अगर ये डेट अनाउंस करते हैं, 90 दिन के अंदर करें, 120 दिन के अंदर करें, हमने ये फ्लेक्सिबिलिटी मजबूरन दिखाई है क्योंकि 90 दिन की बात पर इलेक्शन कमीशन आमादा नहीं हो रहा। 90 दिन की बात पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया है कि वो इलेक्शन नहीं करा सकता, तो हमने एक ग्रेस पीरियड उनको दिया है 120 दिन का, बशर्त है कि वो राइट अवे अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे स्केड्यूल अनाउंस कर दें, इलेक्शन का डेट हमें मिल जाए, ताकि जो पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है, जो सिनेरियो यहाँ पे है, जो हमारी सिचुएशन आज की है, वो बेहतर हो, काम डाउन हो। और ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि केयर टेकर हुकूमत कोई बेहतरी ला सकती है, केयर टेकर हुकूमत कोई मसले मसाइल हल कर सकती है। ये हल जो भी चुन के आएगा, जिसको अवाम मैंडेट देगी, उसका काम होगा और उसी को करना चाहिए, दूसरे के बस की ये बात नहीं है। ठीक है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा तैमूर तब और रिजवान रजी साहब सीनियर तजियाकार प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, देखना यह है कि जो बयान दिया गया साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हद तक अमल करती, क्योंकि पहले भी मुतअद्दिद मरतबा ये कारकुनान को कहा गया कि आप तैयारी पकड़ें, फ़कीदुल मिसाल हमने इस्तकबाल करना है, यहाँ पर फूल निशावर किए जाएंगे। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ तब भी वापस नहीं आए। अब देखते हैं कि वापस आते हैं या नहीं। रुखशान मीर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।